हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सीटेट हिंदी पेडागोजी की आज हमारी चौथी क्लास है और इससे पहले आपको पार्ट 3 दिए जा चुके हैं। और अब तक जिन्होंने हिंदी पेडागोजी की वो 3 क्लासेस नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिए। वहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न आने की पूरी संभावना है और वहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप स्कोर करना चाहते हैं सीटेट में ज़्यादा हाई स्कोर 120 प्लस 130, तो आपको पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी पे कमांड बनानी ही पड़ेगी। तो और कुछ हम ट्रिक्स भी बताते हैं कि कैसे एग्जाम में अपनी आप हाई स्कोर कर सकते हैं, सीटेट को बढ़िया अंकों से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज देखते हैं अपनी चौथी क्लास हिंदी पेडागोजी की। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, क्या है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, आगे देखते हैं कि कक्षीय जटिलताओं को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो क्या क्लासरूम की जो एक से अधिक अगर भाषा का प्रयोग होगा तो क्या वो क्लासरूम या जो कक्षा है उसकी जटिलताएं बढ़ जाएंगी? ऐसा नहीं है। शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, शिक्षकों के लिए कोई गहन समस्या नहीं है। एक से अधिक भाषा मल्टीलिंग्विस्टिक क्लास होगी तो इससे शिक्षक को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे भी क्या होते हैं तो अन्य भाषिक परिवेश से आए रहते हैं। मतलब वो भी क्या होते हैं, तो प्रत्येक बच्चे का अपना एक भाषिक परिवेश होता है, हर बच्चे का फोकल लैंग्वेज अलग होता है। तो इसलिए बच्चे भी विविधता से भरे हुई भाषा को लेकर आते हैं। तो क्लास भी अगर मल्टीलिंग्विस्टिक होगी तो शिक्षक को कोई समस्या नहीं होने वाली है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। और डी है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, यानी कि किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है ऐसा भी नहीं है। बल्कि क्या होगा, जब क्लास मल्टीलिंग्विस्टिक होगी, एक से अधिक भाषा का प्रयोग होगा कक्षा में, तो बच्चे का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास जो है अच्छे से होगा। क्या होगा, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है बहुत ही अच्छे से होगा, उसका संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है। दूसरा प्रश्न है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सीखने समय, यानी कि जब दृष्टिबाधित बच्चे हैं और वे जब भाषा सीखते हैं तो क्या होता है, आगे देखते हैं। विजुअली बच्चे कैसे हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं। तो देखते हैं कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। एनसीएफ हमारा क्या कहता है, एनसीएफ आरटीई या फिर हम एनईपी 2020 को ले ले, कहीं भी देखें तो हमें बच्चों को अलग नहीं बैठाना है। अगर आप बच्चों को अलग करते हैं तो क्या होगा, बच्चों को अलग करने से बच्चों में हीन भावना आ जाएगी, बच्चे कुंठित हो जाएंगे। इसलिए आप अलग नहीं बैठाएंगे, ठीक है। तो इनके उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, ऐसा नहीं है। बी क्या है कि उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे अगर देख नहीं सकते, विजुअली है ना, तो ओरली थोड़े ना है, ओरली हैंडीकैप्ड नहीं है, वो बोल सकते हैं अच्छे से, तो फिर उन्हें भाषिक गतिविधियों में शामिल बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है, नहीं करना चाहिए, तो ये भी क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। क्या ऐसा संभव है कि कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक, किसी बच्चे के लिए हम कम पाठ वाली पाठ्य पुस्तक बनाएं और नॉर्मल बच्चों के लिए हम मतलब औसत जो होता है उतना पाठ्य पुस्तक का निर्माण करें? ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। डी देखते हैं कि एक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। कि बच्चा कैसा है, अगर विजुअली हैंडीकैप्ड है, बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, दृष्टिबाधित है, तो वो बोल तो सकता है ना। तो इसीलिए बच्चे को हम एक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, भाषा सीखने में सहायक होगा ये। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक स्तर, क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में से, यानी कि जो प्राइमरी लेवल 1 to 5 पे है, प्राइमरी स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, कैसी रचनाएं होनी चाहिए प्राइमरी लेवल पर, किसमें, पाठ्य पुस्तक में। तो देखते हैं, विदेशी साहित्य की रचनाएं होनी चाहिए, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसे, और क्या है कि जुड़ी हो और जिसमें भाषा की क्या है, जिसमें भाषा की अलग अलग क्या हो, तो भाषा की अलग अलग रचनाओं को क्या करना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग रचनाएं जो है उनका स्थान दिया जाना चाहिए। अब देखिए क्या रहा है, बी ऑप्शन के एक बार और पढ़ते हैं और इसको देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर इसकी, कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से क्या हों, जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग क्या हों, तो छटाएं हों, भाषा की अलग अलग क्या हों, छटाएं हों,
अलग अलग उसमें भाषा की क्या हो, छटाएं हों। तो आगे देखते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्य पर आधारित हों, कि जो केवल और केवल किस पे कह रहा है, ये मूल्य पर आधारित हो, और केवल कहानियाँ अथवा कविताएं, ये नहीं। हमको ऑप्शन बी हमारा आंसर मिल चुका है कि ऐसी रचनाएं जो क्या हो, बच्चों की परिवेश से, जो उनकी जो परिवेश है जहाँ पे वो रहते हैं, उनके परिवेश से जुड़ी हों, दैनिक जीवन से जुड़ी हों, और जिसमें भाषा की अलग अलग क्या हो, छटाएं मौजूद हों। यही क्या होगा, तो प्राइमरी लेवल पे भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी रचनाओं को क्या करना चाहिए, स्थान देना चाहिए। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न हमारा क्या कहता है। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। प्रश्न क्या है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। पहली चीज कि प्रश्न कैसा है ये भी साथ साथ देखते चलिए। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। मतलब प्रश्न हमारा कैसा है, पॉजिटिव, तो आंसर भी हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव ही आंसर हमें चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, कह रहा है ऑप्शन ए, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का, ये क्या है, बादल है, आसमान है, चिड़िया, बच्चे, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या डी है, संज्ञा के शब्दों को के 2 उदाहरण दीजिए। तो क्या होगा, बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करना है तो हमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा, क्योंकि बादल, आसमान, चिड़िया और बच्चे आदि जो संज्ञा शब्द हैं, इनका प्रयोग करना है। बच्चा इसका प्रयोग करते हुए और जब कहानी लिखेगा तो बच्चे की भाषिक क्षमता का सही तरीके से आकलन हो सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है। तो पांचवा प्रश्न है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। यानी कि सबसे कम प्रभावी तरीका पूछ रहा है। 3 तो क्या होंगे, ज़्यादा प्रभावी होंगे, लेकिन कम प्रभावी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, कम प्रभावी। देखते हैं, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास क्या है कि व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपनी अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना और संवाद अदायगी। तो सबसे देखिए कम प्रभावी पूछा है, तो अपनी अनुभव का वर्णन करना क्या होगा, ये तो प्रभावी तरीका होगा। बातचीत करना भी क्या होगा, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का ये प्रभावी तरीका होगा। संवाद अदायगी में भी क्या होता है, तो यहाँ पे डायलॉग अगर कोई बोलता है तो वहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास सबसे अच्छा होगा। लेकिन व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास यानी कि व्याकरण के नियमों को आप कंठस्थ कर लीजिए, इससे बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं होगा, यह कम प्रभावी तरीका है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही आंसर है। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव। प्रश्न कैसा है, निगेटिव, तो हमें आंसर भी कैसा मिलेगा, निगेटिव आंसर भी मिलेगा हमें। तो हमें निगेटिव, 3 तो पॉजिटिव होंगे, 1 निगेटिव होगा जिसे हमें ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है कि विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। तो ये कैसा है, हमारा पॉजिटिव आंसर है। कह रहे विभिन्न क्षेत्र स्थिति में हिंदी की जो विभिन्न प्रयुक्तियां हैं उनको समझने की योग्यता का विकास क्या होगा यह, तो यह द्वितीय शिक्षण भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो यह है, जबकि आपसे पूछा है नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी की व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कर लेना। अब क्या है, हिंदी के जो व्याकरणिक नियम हैं उनके नियमों को क्या है, नियमों को कंठस्थ कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, सी, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। ये भी कैसा है, आपका पॉजिटिव है। ठीक है, पहला भी आपका कैसा है, पॉजिटिव हो गया। करेक्ट, दैनिक जीवन में जो आपकी रोज़मर्रा की जिंदगी है, दैनिक जीवन है, उसमें हिंदी समझने और बोलने की क्षमता का विकास, ये भी क्या है, पॉजिटिव आंसर है, हमारा नहीं होगा आंसर ये। बोलने की क्षमता के रूप में लिखने की क्षमता का विकास, यानी कि जैसे आप बोल रहे हो उसी अनुरूप आप लिखने की क्षमता में विकसित हो जा रही है, तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन हमें चाहिए क्या, निगेटिव। तो 3 तो आपको पॉजिटिव मिल गए, तो आपको डाउट ही नहीं करना है, ऑप्शन बी पे आंख बंद करके लगा देना है कि ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये निगेटिव ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि हिंदी की व्याकरण के नियमों को ये कंठस्थ कर रहा है कि आप व्याकरण के नियमों को याद कर लीजिए, यही इसका क्या है, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न कैसा, पॉजिटिव, आंसर हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। ये सीटेड क्वालिफाई करने का बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट फार्मूला है कि क्या करें आप, सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ें और प्रश्न को वहीं पे डिसाइड कर लें, प्रश्न है कैसा, पॉजिटिव है, निगेटिव है, फिर आंसर ढूंढना शुरू कर दीजिए। समय भी बचेगा आपका और आप हाई स्कोर भी करेंगे।
तो देखिए कि क्या है सातवां प्रश्न, की भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, भाषा के व्याकरण के नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक या समृद्ध भाषिक वातावरण। अब देखिए आपको आंसर मिल गया होगा कि ऑप्शन हमारा कौन सा, डी सही होगा। समृद्ध जो है भाषिक वातावरण होगा, वही क्या होगा, भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप भाषा के सिर्फ और सिर्फ नियमों को रट लेंगे तो इससे आप भाषा नहीं सीखेंगे। पाठ पर यानी कि कोई पाठ दिया गया है, प्रकरण है और उससे आधारित प्रश्नों को करवा दिया है, तब भी आप भाषा नहीं सीख सकते। और भाषा की पाठ्यपुस्तक दे दी जाए तब भी भाषा नहीं सीख सकते। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण होना जरूरी है। आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। तो आठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। आप किसे सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो देखिए कि हिंदी भाषा का आप मूल्यांकन कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, किसे, सीखने की क्षमता का आकलन। प्रश्न ये भी देख लीजिए, साथ ही साथ डेली ये प्रैक्टिस करना है आपको, तो डेली ये प्रैक्टिस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि इस तरह आप सॉल्व करके खुद देखिएगा, आपको आप हाई स्कोर कर ले जाएंगे। प्रैक्टिस सेट लिए होंगे और उनमें आप प्रैक्टिस करके देखिए, आप डेफिनेटली हाई स्कोर करेंगे। तो प्रश्न कैसा है, तो कैसा है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा आप किसे महत्व देंगे। प्रश्न पॉजिटिव ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता और व्याकरणिक नियम। मैंने कई बार आपको बता चुकी कि व्याकरणिक नियम रट लेना, उसको जान लेना ही क्या होता है, भाषा आप नहीं सीख सकते। तो यह क्या है, नहीं होगा हमारा, ठीक है, निगेटिव। निबंध लिखने की योग्यता, उससे भी आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ निबंध लिखने से। काव्य सौंदर्य से भी नहीं कर सकते, बल्कि सीखने की क्षमता के आकलन से ही आप क्या कर सकते हैं, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा इसे ही महत्व देंगे कि सीखने की क्षमता का आकलन, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसकी क्षमताएं क्या है सीखने के लिए। अब नवां प्रश्न देखते हैं कि एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे जो है सबसे कम महत्व देंगे। जो आपकी कक्षा कैसी है, बहुभाषिक है, मल्टीलिंग्विस्टिक कक्षा है, और उसमें आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। प्रश्न आपका निगेटिव आया तो आंसर हमें कैसा ढूंढना है, आंसर भी हमें निगेटिव ही ढूंढना है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। कह रहे विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, या फिर सी है कि कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, और डी है कि बच्चों को सिखाना की दो भाषाओं के मध्य, क्या है कि बच्चों को सिखाना की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान, ठीक है, विद्यमान है ये, तो विद्यमान सामान्य व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी राइट होगा कि एक बहुभाषिक कक्षा है और उसमें आप सबसे कम महत्व देने की बात कर रहा है। कम महत्व, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको यहाँ पे गोला करते चलना है। एग्जाम में आप सॉल्व करिए तो ऐसे ही गोला कर करके सॉल्व करिए पेपर को, कि क्या है कम महत्व देना, गोला कर दीजिए, हाईलाइट हो जाएगा। आपको करना क्या है देखते चलिए। विभिन्न बाल साहित्य क्या होगा, तो अगर बहुभाषिक कक्षा विभिन्न प्रकार के, यहाँ अगर सिर्फ बाल साहित्य लिखता ना तो यह आंसर हमारा नहीं हो सकता था, मतलब ये पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव हो जाता। लेकिन विभिन्न प्रकार का दिया है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हमें निगेटिव चाहिए। अब क्या है कि विभिन्न प्रकार की सामग्री, देखिए यहाँ पे भी सामग्री कह रहा है और समृद्ध वातावरण की बात कर रहा है, वो भी विभिन्न प्रकार के, तो ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो यहाँ पे भी मल्टीलिंग्विस्टिक की बात कर रहा है, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भ की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन हमें निगेटिव अब बचता ही क्या है, डी हमारा नो डाउट निगेटिव होगा, कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य जो विद्यमान सामान्य अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, इससे क्या होगा, बहुभाषिक कक्षा में हम सबसे कम महत्व देंगे इसे, ठीक है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं कि 10वां प्रश्न क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, देखिए ये भी प्रश्न कम महत्वपूर्ण की बात कर रहा है, मतलब कैसा है प्रश्न आपका, तो प्रश्न आपका निगेटिव। अब आंसर भी आप निगेटिव ढूंढिए, कि आंसर निगेटिव ढूंढने, देखिए अभ्यासों, क्या है, अभ्यासों में विविध पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, या भाषा की विभिन्न छटाएं। तो आपको आंसर मिल गया होगा, खुद से ही आंसर आपने ढूंढ लिया होगा। क्या अभ्यासों में जब विविधता की बात कर रहा है तो क्या होगा, यह पॉजिटिव आंसर है हमारा, कि अभ्यास में जो विविधता होनी चाहिए जब आप पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। आगे देखते हैं सी वाले को,
कि विषय वस्तु, अगर विषय वस्तु में विविधता है तो डेफिनेटली पाठ्य पुस्तक जो अच्छा बनेगा, यानी कि ये भी क्या हमारा पॉजिटिव आंसर है। और भाषा की विभिन्न छटाओं की बात कर रहा है, जब भी विविधता की बात करें तो आप समझ जाइए वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव आंसर। लेकिन पाठों की संख्या हमारा, हम जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो पाठों की संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे कम महत्व देंगे। क्या करेंगे, हम उसे ही कम महत्व देंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, 20 राइट आंसर होगा। अब देखते हैं आज का 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है कि पूछ रहा है कि बहुभाषिता, यानी कि जो मल्टीलिंग्विस्टिक चीज़ें हैं, बहुभाषिता है, क्लासरूम आपकी कैसी है, बहुभाषिक है, तो वह क्या असर डालता है, आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं बहुभाषिता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत है। भाषाई समृद्धि को खतरे में नहीं बल्कि इसको विकसित करती है, बच्चे इससे ज़्यादा सीखते हैं। भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, बिल्कुल नहीं, भाषा सीखने में सहायक होती है, न कि बाधा उत्पन्न करती है। भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, और डी है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है। ये भी क्या हमारा गलत होगा, सी हमारा राइट आंसर होगा कि बहुभाषिता भाषा सीखने में क्या है, महत्वपूर्ण एक संसाधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है भाषा। अब पूछ रहा है कि भाषा क्या है, तो आइए देखते हैं। भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। क्या है कि विद्यालय में ही, अगर देता विद्यालय में सीखी जाती है तो एक पल के लिए हम मान लेते, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कि नहीं, विद्यालय में ही सीखी जाती है, ऐसा नहीं है कि भाषा अपने घर पे भी सीखते हैं, अन्य जगह लोगों से बातचीत करते हैं वहाँ पे भी सीखते हैं, संवाद करते हैं वहाँ सीखते हैं, गोष्ठियाँ, विचार गोष्ठियाँ, मतलब जो भी है हर जगह से भाषा सीखी जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे विद्यालय में ही बच्चा भाषा सीखेगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है, तो एक नियमबद्ध क्या है, व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप व्याकरण सीख लिए तो आप भाषा सीख लेंगे, ठीक है, और नियमों की जानकारी से ही निखरती है। अब सिर्फ वही है, बात है कि ऊपर दिया है व्याकरण के नियम, तो व्याकरण के नियम को आप जानेंगे तभी भाषा उससे निखरेगी, आप अच्छी भाषा बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, भाषा एक नियमबद्ध, एक क्रमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न आज का, कि कह रहा है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले, बच्चे क्या है, विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन ए देखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, बिल्कुल नहीं, विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या कोरी स्लेट थोड़े ना होते हैं, वो घर पे भी तो भाषा सीखते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। और कह रहे भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार बिल्कुल नहीं रखते हैं बच्चे। जब विद्यालय आएंगे भी, जब प्राइमरी में 1 to 5 में, तो 1 to 5 का बच्चा क्या चारों स्किल जानेगा, LSRW के बारे में। हमारे चारों स्किल क्या होते हैं भाषा के, LSRW। और क्या बच्चा जो है प्राइमरी अगर पढ़ने आ रहा है प्राइमरी लेवल पे, तो LSRW पे उसकी पूरी रिच नहीं होगी। बच्चा बहुत क्या, लिसनिंग, ये क्या होता है, एल हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया और राइटिंग, इन चारों स्किल पे उसकी कमांड नहीं होती है। बच्चा भी क्या करना सीखता है, बोलना। सबसे पहले वो लिसनिंग है, लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करना बोलना सीखता है, फिर थोड़ा बहुत लिखना क्या है, तो उसके बाद से लिसनिंग है, स्पीकिंग है, फिर रीडिंग करना, धीरे धीरे रीडिंग करना, तब जाके राइटिंग करने पे पहुंचेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ए हमारा राइट है कि बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि निगेटिव। प्रश्न कैसा, निगेटिव। आंसर भी ढूंढना है हमें, निगेटिव। अब देखते हैं कि भाषा अर्जन मतलब भाषा क्या अर्जित ही तो की जाती है। भाषा कोई जन्म से भाषा लेकर नहीं पैदा होता, उसको आकर के क्या होता है, सोशलाइजेशन के द्वारा भाषा क्या करता है, अर्जित करता है व्यक्ति। भाषा अधिगम का मतलब क्या हो गया, सीखना। अधिगम क्या हो गया, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अब कह रहे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, तो क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ये हमारा क्या है, सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। आगे देखते हैं, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो बिल्कुल सही बात है, भाषा अर्जन क्या सहज स्वाभाविक, लेकिन अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण। बच्चा मेहनत करता है तब जाके सीखता है भाषा को। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन क्या होगा, सांस्कृतिक विविधता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये सभी क्या है, हमारे सही है, लेकिन हमारा कौन सा सही नहीं है,
बी सही नहीं है कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया, कभी भी बिल्कुल लिया जाता है अनुवाद का सहारा। तो बी हमारा राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 15वां। देखते हैं 15वां क्या है कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। मंदिरा नाम की कोई बालिका है और वो पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या कर रही है? मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, मैं मुझे सर्वनाम का ही प्रयोग कर रही है, या केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले शब्द ही बोल सकती है। जहाँ पे केवल दिखाई दे वो आपको निगेटिव, वो चीज़ किसको केवल डिनोट करता है? निगेटिव को। अब क्या है? डी हमारा राइट आंसर है, नो डाउट, कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। क्यों? क्योंकि मंदिरा कह रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। क्या है? मुझे आम बहुत अच्छा, और मैं थक गई। अब यहाँ पे क्या है? थक गई कह रही है ना, थक गया थोड़ी नहीं कह रही है। तो यानी कि इससे आपका लिंग डिसाइड हो रहा है कि मंदिरा लड़की है। तो क्या है? और वचन भी कह रही है, वचन का कह रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, और सर्वनाम का भी प्रयोग कर रही है, क्रिया का भी प्रयोग कर रही है। तो यह सब, इन सब का प्रयोग करना अच्छे से जानती है कौन? मंदिरा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही होगा। तो क्लास पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल जोरों शोर से करते रहिए, और जो ट्रिक्स बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। तो पसंद आए लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।